सबसे पहले हम राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन आफ्टर द कोल्ड वार, ड्यूरिंग द कोल्ड वार, आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। अगर हम देखें तो वर्ल्ड वार वन विथड्रॉल इशू, तो यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो इनिशियली हॉस्टाइल थी टुवर्ड्स द सोवियत लीडर, ठीक है, फॉर टेकिंग आउट द रशिया फ्रॉम द वर्ल्ड वार वन। जैसे ही लेनिन वगैरह आए थे वर्ल्ड वार वन में, जो हमने रशियन रिवॉल्यूशन को देखा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, वर्ल्ड वार वन से अपने कंट्री को निकाल लिया। क्योंकि सोल्जर्स की वजह से क्या थी, मिजरी सोल्जर्स थे, तो उनके तनख्वाहें प्रॉपर नहीं मिल रही थी, और उनके जो फैमिलीज के अंदर ग्रीवेंसेस थी वही रिवॉल्यूशन लेके आए थे। अगर वो ये वार से ना निकलते तो फिर क्या बनता। और दूसरा, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को मुतारिफ कराया, कम्युनिज्म को, अगेंस्ट द लिबरलिज्म और द कैपिटलिज्म। इन्होंने अपनी वो थ्योरी बनाई दैट वाज कंप्लीटली अपोजिट टू द लिबरलिज्म, ठीक है। तो वो आइडियोलॉजिकल वारफेयर इनका स्टार्ट हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, ठीक। और डिप्लोमेटिक टेंशंस, तो इन दोनों कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं किए। आपको पता है कि लीग ऑफ नेशन में और रशिया को इवन मेंबरशिप भी नहीं दी गई थी, ठीक है, जर्मनी को एंड इटली को भी। और उसके बाद एक तो ये रीजंस थे, विथड्रॉल इशू वाला था, उसके बाद कम्युनिज्म वाला इशू था, आइडियोलॉजी वाला, डिप्लोमेटिक टेंशंस हो गए। स्टालिन की जो पर्सनैलिटी थी वो भी एक अजीब किस्म की थी, जो अपोनेंट अपोजिट थी फ्रॉम द वेस्टर्न लीडर्स, या वो चाहते थे जो पर्सनैलिटी उससे अपोजिट थी। तो इसकी जो नेचर थी वो कंप्लीटली टोटलिटेरियन थी। वो जैसी किंग की होती है इसी तरीके की थी, ऑटोक्रेटिक टाइप की नेचर थी इसकी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनके जो फ्रेंडली रिलेशन है उसमें तनाव आना शुरू हो गया, ठीक है। इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, दैट कैन नॉट बी पास्ड ऑन। तो उससे ये हुआ कि इनकी जो ताल्लुकात हैं उनमें दूरियां बढ़ती गई और डीपन हो गई, ठीक है। तो इस दूरी से, इस तनाव से क्या हुआ कि सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती गई, ठीक है। उसकी वजह से अगर आप देखें तो वो जो स्टालिन है उसका व्यू पॉइंट भी यही था 1946 में, कि ये जो वर्ल्ड वार टू है इस was unavoidable and inevitable consequences of capitalist imperialism। उनके मुताबिक ये जो वर्ल्ड वार टू हुई है वो हुई कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म की वजह से। और इंपीरियलिज्म ये कि आपके जैसे कॉलोनाइजेशन होती है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता डिटेल में पढ़ाऊंगा। इंपीरियलिज्म का मतलब कि इन्फ्लुएंस थ्रू इकोनॉमिक मींस टू द डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली, या टू अदर कंट्रीज, ठीक। अब कैपिटलिस्ट क्लास क्या करता है कि गरीब ममालिक में चला जाता है, वहां पे इन्वेस्ट करता है और इकोनॉमी के थ्रू कंट्रोल करता है, जैसे आईएमएफ के थ्रू, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू। आपको अब तो पता ही है कि एफएटीएफ की कहानी सारी। अनडेमोक्रेटिक सोवियत, और वो क्या चाहते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, अब ये अनडेमोक्रेटिक सोवियत था। इनकी एंटायर डेमोक्रेटिक पॉलिसीज थी टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, जहां पे इन्होंने कब्जे किए हुए थे वर्ल्ड वार टू में, पोलैंड पे आधा कब्जा, विद द कोऑपरेशन ऑफ जर्मनी, आपको पता है। उन एक्शंस ने क्या किया कि तनाव आया रिलेशन में, और अपोजिट टू द आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, उसके आइडियोलॉजी के कंप्लीटली अपोजिट था। आगे थोड़ा ये ज्यादा बढ़ गए कि इन्होंने ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा कर लिया, ठीक है, उनका टेक ओवर संभाल लिया, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये विंस्टन चर्चिल को बिल्कुल नापसंद थी, अमेरिकन को, ब्रिटेन को, यूरोपियन कंट्रीज को ये नापसंद थी। उन्होंने कहा कि ये जो आयरन कर्टेन है, ये आयरन कर्टेन कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। ये वाज डिसेंडिंग थ्रू द मिडिल ऑफ यूरोप, मतलब ये आयरन कर्टेन क्या करता है कि ईस्टर्न यूरोप को अलग करता है, मतलब कम्युनिज्म की तरफ धकेलता है, और वेस्टर्न यूरोप को क्या करता है, ईस्टर्न यूरोप से अलग करता है। वेस्टर्न यूरोप में कहा कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट था। ईस्टर्न यूरोप में क्या था, कम्युनिज्म स्कूल ऑफ थॉट को वो सोवियत प्रमोट कर रहे थे। वो इस जो डिफरेंस था उसको, ये इन्फ्लुएंस था उसको, ये आयरन कर्टेन कहते थे, ठीक है। ये पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, चेकोस्लोवेकिया हो गया, ईस्टर्न हाफ ऑफ द जर्मनी जो बर्लिन से आधा था वो भी इनके कब्जे में था। क्योंकि वर्ल्ड वार टू वक्त आपने देखा कि रशिया वाज द कंट्री
that pushed back the Germany towards its boundaries, क्योंकि वहां में मैंने आपको रशियन रिवॉल्यूशन में बताया था कि वहां पे इतनी सर्दी आ गई थी तो जर्मनी की फोर्सेस मरने लगी थी, उनको ये धकेलने लगे थे। और दूसरा ये था कि एक तो हाउ टू रूल द यूरोप वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था, और डिफरेंट आइडियाज ऑफ हाउ यूरोप शुड बी रिबिल्ड, यूरोप को किस तरीके से हम रिबिल्ड करेंगे, ये भी अलग कहानी थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, अब दोनों तो विक्टोरियस थे ना, अब इनमें तनाव इस वजह से आ गया, इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट पर्सनालिटीज थी। यूनाइटेड स्टेट्स वो चाहता था कि इसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट लाइन्स पे, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम हो वो डेमोक्रेटिक हो, और इकोनॉमिक सिस्टम वो क्या हो, प्राइवेटाइजेशन और ये कैपिटलिस्ट क्लास वाला हो। सोवियत यूनियन अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आया था, किंग क्या था, कैपिटलिस्ट था ना, तो ये इन्होंने कम्युनिस्ट कंट्री बनाया ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिस्ट थ्योरी। ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ मार्क्सिज्म। तो ये भी चाहते थे कि अब पूरे यूरोप को भी हम क्या करेंगे, मार्क्सिस्ट की लाइंस पे, कम्युनिज्म के फाउंडेशंस पे इसको बनाएंगे। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो मैंने इससे अर्ली स्लाइड्स में बताया वो ये आ गया। तो कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ द यूरोप, यूरोप को अगर हम दो हिस्सों में देखें तो एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न ब्लॉक पे कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस आने लगा थ्रू, ठीक है, फोर्स फ्रॉम द रशिया। तो ये एक आयरन कर्टेन इन्होंने कर दिया कि एक साइड पे वेस्टर्न यूरोप हो गया, एक साइड पे ईस्टर्न यूरोप हो गया, और इनके ऑपरेसिव रूल होने स्टार्ट हो गए ये रशिया के। ठीक, और इन्होंने पैक्ट बनाया, वार्सा पैक्ट, और उसका जो ऑफिशियल एक नेटो था, ठीक है, और एक वार्सा पैक्ट था। ठीक, वार्सा पैक्ट क्या था, वो उसका ऑफिशियल नाम था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पेपर्स में आ सकता है। ठीक है, ये वार्सा पैक्ट था, इसमें जितने भी इसके कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, ठीक है, उनको इसमें जगह दी गई थी। उसमें रशिया तो खुद भी था, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवेकिया, अल्बानिया, बल्गारिया। ठीक है, ये ईस्टर्न ब्लॉक में थे, क्यूबा वाले। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया था इसके अपोजिट में। वार्सा पैक्ट का जो इन्फ्लुएंस वो हासिल कर रहा था वो स्वेस से कर रहा था, और नेटो अमेरिकन इन्फ्लुएंस हासिल कर रहा। तो आप देखें कि ये नेटो वाले कंट्रीज आ गए। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सारे यूरोप के कंट्रीज फिर अगेन नेटो में आ गए। ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक को देखें तो ये तो सोवियत है खुद। ठीक है, ये देखें यूएसएसआर अलाइंड कंट्रीज, बल्गारिया, चेकोस्लोवेकिया, ईस्टर्न जर्मनी वगैरह, ये जितने भी यहाँ से इनका इन्फ्लुएंस। ये फॉर्मर यूएसएसआर की ये नॉन अलाइंड कंट्रीज कुछ, और ये न्यूट्रल कॉलोनीज, और ये वेस्टर्न अलाइंड। अब देखिए, ये वेस्ट वाला इलाका हो गया यूरोप, और ये ईस्टर्न, या इस तरफ ईस्टर्न और इस तरफ वेस्टर्न, और जर्मनी को आधा आधा कर दिया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं इन पे इनका इन्फ्लुएंस आ गया रशिया। अब यहाँ आते हैं कि ये एरा ऑफ टाइट बाइपोलरिटी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये इस तरीके से इनका राइज हुई थी। अब यहाँ से देखें कि एरा ऑफ टाइट बाइपोलरिटी, टाइट बाइपोलरिटी मतलब बाय मतलब टू पोल्स। ठीक है, एक ईस्टर्न पोल एक वेस्टर्न पोल। वेस्टर्न पोल्स में ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस वाले, ईस्टर्न पोल में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस वाले। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आइडियोलॉजी लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज थी, वहां पे ईस्टर्न में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज थी। सबसे पहले जो कोल्ड वार के दौरान कंटेनमेंट पॉलिसी एडॉप्ट की गई थी, आप पढ़ेंगे आईआर में, करंट अफेयर्स में, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कंटेनमेंट की पॉलिसी अप्लाई की। अब चाइना के लिए जैसे साउथ चाइना सी में कर रहा है, तो कंटेनमेंट पॉलिसी का मतलब ये था कि अब क्या करेंगे कि रशिया के इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ने नहीं देंगे और उसको कंटेन करेंगे, और जहां जहां पे भी इसके इन्फ्लुएंस आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे अगेंस्ट दी रशिया उन कंट्रीज की हेल्प करेंगे। वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के नाम से आई थी। ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या थी, अगेंस्ट द कम्युनिज्म थी और कंटेनमेंट पॉलिसी पे थी। इसी तरह मोनरो डॉक्ट्राइन थी, उसको भी देख लेना, वो इसीलिए थी कि 18
23 1924 वाले पीरियड में थी, 20s में थी, कि ये जो यूरोपियन पावर्स हैं वो हमारे अमेरिकन वाली साइड पे अगर इंटरफियरेंस करेंगे तो वो अमेरिका के अंदर इंटरफियरेंस समझी जाएगी। तो ये इसी तरीके, ये क्यों बता रहा हूँ, मोनरो डॉक्ट्राइन या ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ये एमसीक्यूज पे आते हैं, ठीक है। तो आके आपको क्लियर हो कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन किस चीज के लिए थी, कंटेनमेंट पॉलिसी के रिलेटेड थी, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मकसद ये था कि क्या करें, कम्युनिज्म का जो स्प्रेड है उसको रोका जाए, और उन कंट्रीज जो नए कंट्रीज हैं जिनको थ्रेट है कम्युनिज्म की, उनको हेल्प की जाए और उनका विक्टिम नहीं बनना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने सीटो सेंटो ज्वाइन की, तो इट इज आल्सो वन ऑफ द आउटकम ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। दूसरा है कि डोमिनो इफेक्ट थ्योरी, कम्युनिज्म के लिए मशहूर था, ठीक है। ये आइजनहोवर के, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कम्युनिज्म क्या करती है, एक कंट्री में आती है वो क्या करती है, दूसरे कंट्री में चली जाती है, क्योंकि ये लोकल लोगों को अपील करती है, लेबर्स को अपील करती है, पीजेंट्स को, वर्कर्स को, अच्छा हम रूल करेंगे। तो ये जो सेटिस्फेक्शन थी, ये क्या कर रही थी, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर रही थी, और इसी तरीके से इन्फ्लुएंस जो था कम्युनिज्म का, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कंट्रीज में खुद ब खुद स्प्रेड हो रहा था। तीसरा ये था कि मार्शल प्लान, कंटेनमेंट के दौरान मार्शल प्लान दिया गया, ठीक है। मार्शल प्लान का मकसद ये था, यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, के यूरोप को कंस्ट्रक्ट करे ऑन इट्स ओन लाइंस, जो लिबरल लाइंस थी, ठीक है। और ये जो डिवास्टेटेड इकोनॉमीज हैं यूरोपियन कंट्रीज की, उनको बिल्डअप करें, ठीक है। ये फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन सेक्रेटरी था वगैरह, उसके नाम पे किया गया था। और न्यूमरस कंट्रीज रिसीव सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एड पैकेजेस फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसीलिए ये दिए थे ताकि कंटेन कर सके कम्युनिज्म को, क्योंकि ईस्टर्न ब्लॉक पे तो आ चुका था। और बर्लिन ब्लॉकेड वर्सेस बर्लिन एयरलिफ्ट, तो इसने क्या कर दिया था, रशिया ने जो आयरन कंटेन वाला हिस्सा था, ये जो ईस्टर्न यूरोप वाला था, वहां पे ब्लॉक कर दिया, कि यहाँ से सप्लाई लाइन बंद कर दी वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न जर्मनी को ईस्टर्न जर्मनी से। वो क्या था, बाकायदे वाल खींची गई, अभी भी उसके रिमेन्स हैं। तो बिल्कुल ये था कि उनके अंदर ब्लॉकेट बन गया, वेस्ट जर्मनी से खाना पीना पेट्रोल कहाँ से आएगा, रूट ईस्ट जर्मनी था। जैसे एक घर में दीवार खींची जाए, इसी तरीके से फिजिकल दीवार बनाएगी। तो सोवियत का मकसद यही था कि ये जो एलाइड कंट्रोल वेस्ट बर्लिन है उसको आइसोलेट करें और अपने इन्फ्लुएंस में ले आए। तो उसने नाम आया बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन उसके कैपिटल का नाम, ठीक है। ये ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, ईस्टर्न बर्लिन वेस्टर्न बर्लिन बन गया था, ठीक है। तो जून 1948 में उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसको बंद कर दिया गया, फूड सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी के जो लाइंस थे वो भी कट ऑफ कर दिए थे, ठीक है। बिल्कुल वेस्ट जर्मनी को अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया। तो बर्लिन ब्लॉकेड के अगेंस्ट बर्लिन एयरलिफ्ट आया, ऑपरेशन वेटल्स स्टार्ट की गई जून 26 1948 में, उसी में। तो अमेरिका ने क्या किया, एलाइड कंट्रीज ने क्या किया, एलीज ने, कि एयरक्राफ्ट्स के थ्रू राउंड द क्लॉक 24/7 डिस्परेट जो पीपल थे वेस्ट बर्लिन के, उनको सपोर्ट देते रहे, फूड देते रहे, हर चीज जो नेसेसरी थी वो प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। और ये 1 साल से ज्यादा चला, और इस ब्लॉकेट से सोवियत को कोई फायदा नहीं हुआ, हत्ता कि वो एलियनेट हो गया। वेस्टर्न जो जर्मनी थी, जर्मनी के लोग थे, उसके अंदर इनके लिए नफरत बनने लगी, और खुद ब खुद इन्होंने 1949 में ब्लॉकेड खत्म कर लिया। ऑपरेशन विटल्स में एक ऑपरेशन लिटिल विटल्स भी थी, वो क्या थे, कैंडीज वगैरह बच्चों के लिए फेंकती थी। तो ये आपको एडिशनल मालूमात। आप देखें ये इमेजेस हैं यूएस ने भी, कि वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये। उसके बाद एटॉमिक एज ने अलग ये बायोपोलरिटी क्रिएट की हुई थी, एक तो कंटेनमेंट की, उसके बाद एटॉमिक एज ने। एटॉमिक एज में क्या था, ये मेन हेडिंग्स हैं, उसके अंदर ये सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। अगर पेपर में तो मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग मैंने अलग अलग लिखी। आर्मामेंट, क्योंकि इनके जो कंपटीशन था, एक सिक्योरिटी डिलेमा थी, वर्ड्स में नोट करके जाए अगर ना। सिक्योरिटी डिलेमा ये होती है कि 2 कंट्रीज होते हैं, उनके अंदर कंपटीशन होता है कि एक अगर आर्मामेंट करेगा, वेपन्स बनाएगा, तो दूसरे को खदशा होगा क्या
ये अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहा है या फिर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कर रहा है। तो इस पूरे वर्ल्ड में रियलिज्म का अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देखें, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता। एनार्किक सिस्टम में सॉवरेन इक्वल है ऑल कंट्रीज, कोई कंट्री किसी से ऊपर नहीं है एज पर दी यूएन चार्टर। जब कोई कंट्री ऊपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपनी हिफाजत खुद करेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान की वार थी 1971 में, हमारे बांग्लादेश चला गया ईस्ट पाकिस्तान, तो कोई हमारी हेल्प करने को नहीं आया, तो आपको खुद सर्वाइवल करना होता है। तो आर्मामेंट की क्या है, जंग हमेशा रहती है। रशिया और राफेल एयरक्राफ्ट ले आता है तो पाकिस्तान और ले आता है, तो ये एक सिक्योरिटी डिलेमा वाली सूरत हाल रहती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है उसने एक क्या कर दिया कि आर्म बिल्डअप का पूरा रेशनल दे दिया कि हमें खुद की हिफाजत करनी है, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट थी अमेरिका की, उसने 4-fold इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग, अगर 1 रुपया स्पेंड कर रहे थे तो अब क्या करने लगे, 4 रुपए करने लगे। दूसरा, ये उसी आर्मामेंट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स तो 1945 में बम बना चुके थे, ठीक है, जो जापान में इन्होंने अटैक किया था, इन्होंने भी 1949 में एटम बम बना दिया। अगेन फिर टाइट बायपोलरिटी, एक के बाद एक बिल्कुल कंपटीशन। तो यूएसए ने धमकी दी, चलो ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने, कि हम क्या करते हैं, सुपर बम बनाते हैं और हाइड्रोजन बम या सुपर बम, तो हम और आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ बात ना ही पूरी हुई, तो ये बात आगे चली और स्पेस की तरफ चलने लगी, ठीक है। तीसरी मतलब कोल्ड वार का आप देखें, पहले कंटेनमेंट वाले में बायोपोलरिटी देखें, फिर एटॉमिक एज में बायोपोलरिटी देखें, उसके बाद स्पेस एज में देखें। स्पेस एज में इनके अंदर स्पेस कंपटीशन हो गया। तो ये था कि कोल्ड वार के दौरान रशियन जेट स्पुतनिक ने क्या किया, आपने एमसीक्यूज में पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो उन्होंने लॉन्च किया। तो ये एक सरप्राइज थी दुनिया के लिए, स्पेशली अमेरिकन वर्ल्ड के लिए। तो अमेरिका ने क्या किया, उसके अपोजिट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। तो उन्होंने फुल फ्लेज एक इदारा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से प्रेसिडेंट dwight आइजनहोवर ने बनाया, ताकि हम इनका मुकाबला स्पेस में कर सकें। अब ये पूरा मुकाबला चल रहा था कि वहां पे अपने लोग कौन पहले उतारेगा। ये रशिया कोशिश कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा था, तो जैसे आर्मस्ट्रांग चला गया था वहां पे। तो ये पूरे कंपटीशन का पूरा पार्ट था, ठीक है। और चौथा ये कि इनकी जो कोल्ड वार अब्रॉड थी, एक दूसरे के साथ ही, और डिफरेंट कंट्रीज में भी, जहाँ पे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वहां पे आइडियोलॉजी का कंपटीशन था, वहां पे भी एक अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट्स को सपोर्ट करने लगे। ये है मैप कोरिया का, ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे ये जो ग्रीन है साउथ कोरिया। अब कोरियन वार एपिसोड में देखें तो सोवियत ने क्या किया, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया, ठीक है। और इन्होंने सपोर्ट इस हद तक किया कि ये जो वेस्टर्न पार्ट था, प्रो वेस्टर्न पार्ट था, ये साउथ वाला, उस पर अटैक करवाया, ठीक है। तो ट्रूमैन ने क्या किया कि जो वेस्टर्न कोरिया था, ठीक है, तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया और बाकायदगी से वार हुई और स्टेलमैट ब्लॉकेड हो गया 1953 में। और वियतनाम ने भी इन्होंने यही हरकत की। वियतनाम ने जैसे ही फ्रेंच की रिजीम खत्म हुई थी, तो वहां पे भी एक कंपटीशन था कौन सी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया। इन दोनों मुल्कों ने तमाम तबाही कराई है अपनी आइडियोलॉजी के नाम में। तो सोवियत ने क्या किया, अमेरिकन बैक नेशनलिस्ट जो साउथ वियतनाम में थे, ठीक है, वहां पे अमेरिकन ने सपोर्ट किया। अब वहां पे साउथ, अगर हम नॉर्थ को देखें तो नॉर्थ कोरिया को किसने सपोर्ट किया था, यूएसएसआर ने। और साउथ कोरिया को किसने सपोर्ट किया था, यूएसए ने, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये कम्युनिस्ट कर रहे हैं, और साउथ वियतनाम को सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिकन कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी के बुनियाद पर, हो ची मिन एंड नो डेंडी, ठीक है। तो इनको सपोर्ट अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट से। अब आइडियोलॉजी प्रीवेल किसकी हुई वो आप सबको पता है कि अमेरिका को अल्टीमेटली अपनी इतनी ऑफिसर्स मरवाने के बाद, सोल्जर्स मरवाने के बाद निकलना पड़ा था, ठीक है। और उसके अलावा क्यूबा में ये जो बे ऑफ पिग्स का इन्वीजन था,
लाजिम नहीं था कि डिटेल में दूं, आपके लिए सिर्फ इंसिडेंट के तौर पर मैंने मेंशन किया कि अब्रॉड में ये हुआ था। बे ऑफ पिग्स का इंसिडेंट ये हुआ था कि इन्होंने बाकायदगी से कम्युनिज्म, जैसे क्यूबा में थी फेडरल कास्ट होगी, तो इन्होंने लोगों को ट्रेन करके वहां पे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए लॉन्च किया। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग थे, बट क्यूबा की आर्मी ने विद इन इन लोगों को खत्म कर दिया और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, न्यूक्लियर और दूसरी इंस्टॉलेशंस उसने की हुई थी यूएसएसआर ने, तो वो पकड़ी गई कि इतनी करीब आके इंस्टॉलमेंट की थी यूनाइटेड स्टेट्स के। तो फिर इन्होंने कहा कि हम पोलैंड में करते, तो पोलैंड वो उनके करीब है। तो इस तरीके से इन्होंने U2 प्लेन क्राइसिस, ये पेशावर से प्लेन उड़ा था और ये क्या किया करता था, सर्विलियंस करता था मॉस्को की। तो उन्होंने जब उसको गिराया तो पायलट को पकड़ा, तो वहां से पता लगा कि ये तो पेशावर से, और उसकी अल्टीमेटली 1971 की वार में उन्होंने उनको इंडिया को सपोर्ट किया था। तो नुकसान हमारा हुआ, ठीक है, यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के होने लगी। तो बायपोलरिटी का तो यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे डिटेंट एंड लूज बायपोलरिटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि अब थोड़ा, अब बायपोलरिटी कोल्ड वार की सिचुएशन ईज होना शुरू होती है, और उसके बाद आती है फिर सेकंड कोल्ड वार और रिवाइवल ऑफ अगेन जो है कोल्ड वार होती है, ठीक है। मिड 70s में क्या होती है कि कोल्ड वार जो ये सुपर पावर्स हैं, इनके अपने डोमेस्टिक इश्यूज बढ़ने लगते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट हो तो वियतनाम वार के बाद वाटरगेट स्कैंडल, ये रिचर्ड निक्सन का था। उसमें क्या था कि रिचर्ड निक्सन ने वो कोशिश कर रहा था कि ये जो है एक स्कैंडल उसने किया हुआ था कि अपनी जो सेकंड टेन्योर है उसको जीतने के लिए डेटा चोरी का वो था। तो उसके अपने डोमेस्टिक इश्यूज थे, वो उनमें जो ग्रेपल्ड थे। और सोवियत यूनियन के अंदर भी एक इकोनॉमी की जो सूरत हाल थी बिल्कुल खराब थी, क्योंकि उसने भी इतना आर्मामेंट को अपने इकोनॉमिक मसल से जायद लेके गए थे कि उनकी इकोनॉमी भी खराब होने लगी थी, ठीक है। तो इनके जो रिलेशंस हैं कुछ इंप्रूव होने लगे और इन्होंने पैक्ट वगैरह शुरू करने लगे कि हम ताकि ताल्लुकात को ईज करें, आर्मामेंट का खर्चा खत्म करें, अपनी इकोनॉमी इस पे फोकस करें, ठीक है। 1967 टू 1979, ठीक है। तो अगर आप देखें ये 12 13 14 साल डिटेंट, इनके ताल्लुकात में बिल्कुल कोई तनाव नहीं था, तनाव कम हो गया था, ठीक है। तो इनके ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो गए थे, ठीक है। ट्रेड एंड कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ इनका बढ़ने लगा था, और इन्होंने ये टॉक्स, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1 टॉक्स 2 इन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे। और उस दौरान जो वाटरगेट स्कैंडल में रिचर्ड निक्सन था, तो उसकी भी स्टेटमेंट्स हैं कि वी आर एंटरिंग एन एरा ऑफ नेगोशिएशन, ओपन वर्ल्ड, ओपन टू आइडियाज, ओपन टू एक्सचेंज ऑफ गुडविल, गुड्स एंड पीपल, ठीक है। नो पीपल ग्रेट और स्मॉल, ठीक है। वो इनवाइट टू अ पीसफुल कंपटीशन एंड, ठीक है, फोकस ऑन इनरिचिंग द लाइफ ऑफ मी। तो इन चीजों पे ये फोकस करने लगे। इस पीरियड में बिल्कुल कोई भी तनाव नहीं था। तो इसी तरीके से क्या किया रिचर्ड निक्सन ने, यूएस ने चाइना के साथ भी तनाव खत्म करना चाहा। वो जू इनलई उनका हेड था चाइना का, तो उनकी मुलाकात भी पाकिस्तान ने तय करवाई थी, ठीक है। इम्प्रूविंग यूएस रिलेशंस विद चाइना, तो यूएस प्रेसिडेंट, फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट था जिसने चाइना को विजिट किया कम्युनिस्ट रूल के अंडर। हेनरी किसिंजर उस वक्त क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है। तो उसको सीक्रेटली उसको मिलाना और उसके बाद पूरी मुलाकात तय करना पाकिस्तान ने करवाया था, ठीक है। बट इनके जो रिलेशन हैं अनफॉर्चुनेटली वो डिटीरियोरेट हुए सोवियत के साथ जब उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया, ठीक है। तो अब होती है रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर। ये इसीलिए छोटे छोटे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बाकी ये पीरियड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कोई इन पे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर जैसे ही पूरा होगा तो कल इंशाल्लाह पूरे 3 के 3 लेक्चर्स जो हमने किए उनके पहले पार्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। क्योंकि ये टॉपिक तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे मैं कि डेली उनके क्वेश्चंस में डिस्कस करता, वैसे मैं यही करता हूँ कि हर टॉपिक के डेली, बट ये इतने बड़े टॉपिक्स नहीं थे, इस वजह से मैंने सोचा कि एक दिन इन तीनों टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, वो बाकी जो चौथा टॉपिक होगा वो उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। तो रिवाइवल ऑफ कोल्ड वार जिसको हम सेकंड कोल्ड वार भी कहते हैं, ठीक है। ये वो पीरियड है जो जब इन्होंने सोवियत वालों ने क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था अफगानिस्तान पे और अटैक कर दिया। तकरीबन 15 जो साल थे डिटेंट के,
इस जो रिलेशंस में थी, तनाव नहीं था, लूज बाइपोलरिटी थी, तो उसमें था। लूज बाइपोलरिटी मतलब कंपटीशन को इन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये जो अब अगेन न्यूक्लियर वार एंड एनहिलेशन डिस्ट्रक्शन की फिर सिचुएशन आने लगी, और अल्टीमेटली सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुई, कोल्ड वार, सॉरी सेकंड कोल्ड वार, तो ईस्टर्न यूरोप की तकदीर भी बदल लगी और सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ। हमेशा हमेशा के लिए एरा ऑफ कोल्ड वार खत्म हो गई, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर सिफाय हस्ती से मिट गया। ठीक है, ये हकीकत में फाइनल नेल था इन द कॉफिन ऑफ डेटन एंड वाज द मॉस्कोस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। इन्होंने ही लूज बाइपोलरिटी को खत्म किया और इन्होंने ही आक्रमण को करना पड़ा। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट उस वक्त था जिमी कार्टर, उसने कहा था कि द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू पीस इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इवन पाकिस्तान को खतरा था कि हमारे अरबियन वाटर से, जो वार्म वाटर से, उन पे कब्जा करना चाह रहा है, तो वो भी जो है अपने आर्म, ये जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने लगे। कार्टर ऑर्डर्ड द ग्रेन एंड गुड्स शिपमेंट टू रशिया भी हाल्टेड। ट्रेड रिलेशंस को इन्होंने क्या कर दिया, हाल्ट कर दिया, और बाइकाट किया जो ओलंपिक गेम्स थी मॉस्को में। इतने स्पोर्ट्स तक मामला खराब होने लगे। ठीक है, जो रीगन डॉक्ट्राइन थी वो ये थी, उसके बाद जिमी कार्टर के बाद रीगन आ गया। तो फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड टू एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एंड इंसर्जेंसीज अराउंड द वर्ल्ड, जो हमने उस वक्त में पढ़ा था टाइट बाइपोलरिटी में, अगेन टाइट बाइपोलरिटी आती है, तो ये इन्होंने फिर सिचुएशन करना। पाकिस्तान को मिलिट्री एड थी कि आप अपना अफगानिस्तान को सपोर्ट करो। इसी तरीके से ये जो कंट्रीज थे एल सल्वाडोर एंड ग्रेनाडा, उनको भी इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये जो सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड ग्रो पॉलिटिकल फर्मेंट इन यूएसएसआर, तो उनका जो प्रीमियर था माइकल गोर्बाचेव, उसने भी दो पॉलिसीज एडॉप्ट की। ठीक है, ग्लासनोस्ट पॉलिटिकल ओपननेस, कम्युनिज्म से थोड़ा मूव हुआ, पेरेस्ट्राइका एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, अगेन कम्युनिज्म से ये जो नेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था उससे हटके लगा। तो यूएसएसआर अपनी इकोनॉमिक्स की सूरत हाल से क्या हो गया, खुद ही फॉल अपार्ट हो गया और सरवाइव नहीं कर सका। अल्टीमेटली क्या हो गया कि इसकी जितनी भी स्मॉलर स्टेट्स थी, उन्होंने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान और बाकी स्टेट्स ने इनसे आज़ादी ली, और इसी तरीके से कोल्ड वार खत्म हुई। ये जो बर्लिन वॉल थी हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म की गई। ठीक है, इसी तरीके से जर्मनी रीयूनाइट हो गया, और यूएसएसआर का जो ग्रेट पावर का स्टेटस था, दो ग्रेट पावर थे, एक यूएस एंड एक यूएसएसआर, वो खत्म हो गया यूएसएसआर का। बायपोलर से मोनो यूनिपोलर कंट्री, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही एक ग्लोबल हेजीमोन था। हर एक कंट्री की ख्वाहिश होती है, आइडियल ख्वाहिश के वो ग्लोबल हेजीमोन बने, इतना पावर गेन करे कि दूसरों पे इन्फ्लुएंस करे। तो यूएस ने अपनी विक्ट्री को क्लेम किया, और अब एक ही ग्रेट पावर बचा, यूएसए पर। ग्रेट पावर की डेफिनेशन हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब पार्ट 1 में होते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम कहते हैं पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में कुछ ऐसी हैं जो हम कहते हैं पार्ट 1 में करेंगे। ठीक है, ग्रेट पावर का बाकी मैं आपको बता देता हूँ, वो कंट्री जिसके खिलाफ बाकी और कंट्रीज मिलके भी अगर अपोजिट हो जाए तो वो उन पे भी सुपीरियर हो जाए, उन पे भी भारी हो जाए, वो ग्रेट पावर होता है। ठीक है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ बाकी कंट्रीज अगर यूनाइट होकर मुकाबला करें, अगर वो स्टिल जो है सर्वाइव कर जाता है, तो इट मींस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रेट पावर, और वो दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है, तो उससे आता है। तो ये रीडिंग्स हैं, आप